चलिए दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम भारत के दुश्मन की। भारत के दुश्मन कौन है? और एक नहीं है, बहुत सारे हैं। मेरा मानना यह है कि जो भारत की आने वाली पीढ़ी का दुश्मन है वही भारत का भी दुश्मन है। देखिए, देश कोई जमीन का टुकड़ा नहीं होता है, देश उसके लोग होते हैं। और जो लोगों के खिलाफ काम करे, जो लोगों के भविष्य के खिलाफ काम करे, वही उस देश का दुश्मन भी होता है। तो आपके दुश्मनों में जो सबसे ऊपर नाम है वो है आज की सरकार और मीडिया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मैं समझाता हूं। देखिए, भारत की सभ्यता और दुनिया की बाकी किसी भी सभ्यता में जो सबसे बड़ा अंतर है वो है हमारी सत्य की खोज। और सत्य को खोजने के लिए प्रश्न पूछना आवश्यक है। बिना सवाल के आप सत्य नहीं खोज सकते। अगर आप मान ही लेंगे तो जानेंगे कैसे? आधुनिक समाज में सवाल पूछने का जो काम होता है वो मीडिया का होता है। और आज का मेन स्ट्रीम मीडिया अपना काम पूरी तरह से नहीं निभा रहा है। सरकार की जिम्मेदारी मैं इसलिए मानता हूं कि वो कानून का डर, विज्ञापन और सरकारी ठेकों का लालच दिखाकर सिर्फ अपनी ही बात आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मीडिया की मैं जिम्मेदारी इसलिए मानता हूं कि उन्होंने इस सब के आगे घुटने टेक दिए हैं। और देखिए, पाप और अन्याय का साथ देने वाला उतना ही जिम्मेदार होता है। आप सरकार इसलिए चुनते हैं ताकि वो आपके लिए कानून बनाए, आपके लिए सुख सुविधाएं लाए, आपके लिए रोजगार लेकर आए, इकोनॉमी को ठीक करे, गरीबी से लोगों को बाहर निकाले, समाज में व्यवस्था को ठीक बना के रखे। और जब वो अपने काम को पूरा ना करें और एक जो मैकेनिज्म है जो उनसे सवाल पूछने के लिए बना हुआ है, वो जब उनसे सवाल ना पूछे और आप जब उनसे सवाल ना पूछ पाए तो समझिए कि वो आपको गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका पूरा का पूरा जो नुकसान है वो आने वाली पीढ़ियों को ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो मौजूदा सरकार है और जो मीडिया है वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। जो कोई सवाल पूछता भी है वो बहुत डरा हुआ और सहमा हुआ सा सवाल पूछता है। जेल जाने का डर है, कहीं उसको देशद्रोही ना घोषित कर दिया जाए, कहीं उस पर पाबंदी ना लगा दी जाए। और जो ट्रोल आर्मी है वो उसके पीछे पड़ी हुई। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो जाती है। सवाल पूछने पे पाबंदी है वो तो एक बात है, दूसरी तरफ झूठी खबरें, नफरत और दुनिया भर की बेकार चीज़ों को प्रोपेगेट किया जा रहा है। चाहे आप मेन स्ट्रीम मीडिया देख लीजिए, न्यूज़पेपर्स देख लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स देख लीजिए, इंटरनेट देख लीजिए, सब जगह कुछ चुनिंदा बातों को ही लेकर आगे बढ़ाया जा रहा है। हर वो सरकार जो सवाल ना पूछने दे, हर वो मीडिया जो सवाल ना पूछे, वो कभी भी हो, वो किसी भी समाज में हो, वो किसी भी जगह पे हो, वो तुम्हारा दुश्मन है। और इसलिए मैं कहता हूं कि मौजूदा सरकार और मीडिया युवाओं के सबसे बड़े दुश्मन है। दुश्मनों की लिस्ट में जो दूसरा नाम है वो शिक्षा से जुड़े हुए लोगों का है। इसमें दो तरह के लोग हैं, जो एक तो एडमिनिस्ट्रेशन में है, जो मैनेजमेंट में रिसोर्सेज अवेलेबल कराते हैं। दूसरे वो लोग हैं, शिक्षक जो हैं, जो स्टूडेंट्स के साथ सीधे संपर्क में रहते हैं। और मैं इनको दुश्मन इसलिए कह रहा हूं कि इनकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा बड़ी है। कई मायनों में तो सरकार और मीडिया से भी ज़्यादा बड़ी है। और अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, ये लोग अपना काम पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी के साथ नहीं कर रहे हैं। वो घिसा पिटा और आउटडेटेड करिकुलम पढ़ा रहे हैं। और सिर्फ पढ़ा नहीं रहे हैं, उसके ऊपर बहुत प्रेशर क्रिएट करके पढ़ा रहे हैं। जो इवैल्यूएशन का सिस्टम है वो बहुत ही बेकार है। देखिए, भारत एक गरीब देश है। हम 1000 साल की गुलामी से बाहर निकले हैं। दास्ता के घाव अभी बहुत गहरे हैं और अभी भी हरे हैं, भूले नहीं हैं। ऐसी सिचुएशन में शिक्षकों का काम और भी ज़्यादा जिम्मेदारी वाला हो जाता है। युवा क्या सीखेंगे, क्या नहीं सीखेंगे, किस तरह की मानसिकता उनकी बनेगी, वो आगे चल के अपना भविष्य बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, वो रोजगार पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये सारी बातें शिक्षकों के ऊपर निर्भर करती है। और बाकी सभी प्रोफेशंस की तरह इस जगह भी बहुत अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम और बड़ा ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कि शिक्षा के व्यापार में लगे हुए हैं, या यूं कहूँ कि उन्होंने शिक्षा को व्यापार बना दिया है, वो दुश्मन है। और बिल्कुल उंगली उठा देना आसान होता है कि जी करिकुलम ऐसा बना हुआ है, सरकार ने बनाया हुआ है, तो हम क्या ही करेंगे। देखिए, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। प्रलय और निर्माण दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। पैसे कमाने के बहुत सारे अलग तरीके हैं। मैं जानता हूँ कि काम मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये आपका धर्म है। आपने इस प्रोफेशन को चुना है। और अगर आप अपना धर्म अच्छे से नहीं करते हैं तो आप समाज के, देश के और आने वाली पीढ़ी के दुश्मन हो जाते हैं। तीसरी कैटेगरी के दुश्मन बच्चों के पेरेंट्स खुद हैं। वो अपने बच्चों के ही दुश्मन बने हुए हैं। आधुनिक समाज में आपको अगर आगे बढ़ना है
पैसे कमाने हैं, आर्थिक रूप से आपको मजबूत करना है, देश और समाज के लिए कोई कंट्रीब्यूशन करना है, उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो आज ज़रूरी है वो पढ़ा जाए। ये जो करिकुलम, ये जो स्कूल और एजुकेशन के अंदर पढ़ाया जा रहा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैं इनको दुश्मन इसलिए भी कहता हूँ जो अपने आप को खुद अपग्रेड नहीं करते हैं, जिनको ये भी नहीं पता है कि जब ये बच्चे जो आज स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, जब ये यहाँ से निकल कर समाज में जाएंगे, रोज़गार की तलाश करेंगे, कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, तो उस वक्त क्या नॉलेज इनको चाहिए होगी, क्या स्किल्स इनको चाहिए होंगे, क्या माइंडसेट इनको चाहिए होंगे। जब उन्हें खुद ही नहीं पता है तो वो बच्चों को क्या ही पढ़ाएंगे। अंग्रेज़ी इसलिए सिखानी है बच्चों को ताकि पड़ोसी को इम्प्रेस किया जा सके। मेरा बच्चा इतने महंगे स्कूल में पढ़ रहा है, मैं इतनी सारी फीस देता हूँ, ये जानना और बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि खुद की ईगो सेटिस्फाई हो जाए। सवाल पूछना बैन है। अगर बच्चा सवाल पूछता है तो वो बदतमीज़ है। एक्सप्लोरेशन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हम सभी जानते हैं कि जो सबसे बड़े टीचर होते हैं, जो सबसे बड़े शिक्षक होते हैं, वो पेरेंट्स ही होते हैं। पेरेंट्स के ऊपर ही ये निर्भर करता है कि बच्चे को भविष्य के लिए किस तरह की तैयारी मिलेगी, वो आगे चल के किस तरह का इंसान बनेगा, वो अपने पैरों पे खड़ा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। धर्म, नैतिकता, जीवन मूल्य, आर्थिक स्वतंत्रता, ये सारी चीज़ें बच्चों को पेरेंट्स ही देते हैं। परेशानी ये है कि जो आज के ज़्यादातर पेरेंट्स हैं उनको खुद नहीं पता है कि आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद जब आपके बच्चे समाज में जाएंगे तो उस जगह पर किस तरह का रोज़गार अवेलेबल होगा, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होंगी, और उस समाज के लिए क्या माइंडसेट चाहिए होगा, क्या नॉलेज चाहिए होगी, क्या स्किल सेट चाहिए होगा। ये सारा जो अवेयरनेस है, ये जो लेना है, वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी, तभी तो अपने बच्चों को आप दे पाएंगे। मैं देखता हूँ पेरेंट्स को व्हाट्सएप में लगे रहते हैं, वो सारा ज्ञान खुद ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ले रहे हैं। वो जो दिमाग में अपने ही मीडिया का, इंटरनेट से, सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो दिमाग में अपने गोबर भरा हुआ है, उसी कचरे को वो बच्चों के ऊपर उड़ेल देते हैं। एक्सप्लोरेशन तो नहीं करने देंगे, बहुत रिस्क है उसके अंदर। सवाल पूछना, तुम बदतमीज हो गए। क्यूरोसिटी को बचपन में ही दबा देते हैं। उंगली उठाएंगे टीचर्स की तरफ, सरकार की तरफ। रोजगार नहीं है, टीचर ठीक से नहीं पढ़ाते हैं, स्कूल तो एक धंधा बन गया है। लेकिन बच्चे तो आपने पैदा किए हैं ना, बच्चे तो आपकी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी आप स्कूल और टीचर के ऊपर कैसे आउटसोर्स कर सकते हैं? कौन पढ़ा रहा है कि अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करना है, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है, न्यूरोलॉजी क्या होती है, दिमाग में केमिकल्स कैसे चलते हैं, एंगर अगर बच्चे को फील होता है तो क्यों होता है, एम्पैथी, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, रिसर्च करना कौन सिखा रहा है? पैसा कैसे कमाना है, पैसे को मैनेज कैसे करना है, जबकि एक पूरी की पूरी जिंदगी लगभग यही काम करने वाला है बच्चा बड़ा होकर। और अगर कोई बच्चा मेहनत करके, कोशिश करके, थोड़ा लड़ झगड़ के अपने मन का कुछ करना भी चाहता है, कुछ नई चीज़ें सीखना भी चाहता है, तो ये अपनी 10 साल पुरानी, 50 साल पुरानी सोच उसके ऊपर थोप देते हैं। और अगर उसने थोड़ी भी लड़ाई करने की कोशिश की, अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग को असर्ट करने की कोशिश की, कहा कि नहीं मैं इस तरह करना चाहता हूँ, मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं नई चीज़ें करना चाहता हूँ, तो उसके ऊपर इमोशनल अत्याचार किया जाएगा, उसके ऊपर बदतमीज़ होने का टैग लगा दिया जाएगा। अब इस तरह के पेरेंट्स को, जिनकी जिम्मेदारी बच्चों को आगे बढ़ाने की थी, एक दिशा देने की थी, मजबूत बनाने की, दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार करने की थी, अगर ये लोग अपना काम ना करके उनके रास्ते में रोड़ा बन जाएं, उनके रास्ते की रुकावट बन जाएं, तो इनको उनका दुश्मन नहीं कहूँगा तो क्या कहूँगा। चौथी कैटेगरी के दुश्मन हैं इन्फ्लुएंसर्स। खासकर वो लोग जो इस पोजीशन में हैं जहाँ पर बहुत सारे लोगों के ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर सकें। चाहे आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या फिर ऐसी पोजीशन में हैं जहाँ पर आपकी बात लाखों लोगों तक पहुँचती है, करोड़ों लोगों तक पहुँचती है। जब बड़ी पावर आपके पास आ जाती है तो आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। और ये बोल देना काफ़ी नहीं है कि ओ मैं तो वही कंटेंट क्रिएट करूँगा जो लोगों को पसंद आता है। जी नहीं, आप सोशल लाइफ में हैं, आपकी कुछ जिम्मेदारियां बन जाती हैं। और नहीं, कितना ही पैसा कमाना चाहते हो यार, पैसे कमाने के और भी बहुत सारे रास्ते हैं। पैसे कमाने के नाम पे कुछ भी बेचना शुरू कर देंगे क्या हम? पैसे, अगर लोग कहेंगे कि जी ड्रग्स हमें चाहिए, तो क्या हम ड्रग्स देना शुरू कर देंगे? लोग कहेंगे कि हमको हथियार दे दो क्योंकि बहुत सारे पैसे मिलेंगे, तो क्या हथियार देना शुरू कर देंगे? नहीं, इन्फ्लुएंसर होने का मतलब है कि आप अपने नॉलेज को, अपने रीच को, अपनी पहुंच को सही तरीके से इस्तेमाल करें, सही चीज़ों के बारे में बात करें, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करें जिससे कि सुनने वाले, देखने वाले पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ें, अच्छे इंसान बने, अपने भविष्य को बेहतर बना पाएं।
इन लोगों की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उस तरफ तो देखिए जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो अब क्या ही बोलें उसके बारे में, तो सरकार अपना काम कर रही है जो उनको करना है। पेरेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया। तो जो इन्फॉर्मेशन है, जो सही बातें हैं, जो सवाल पूछने हैं, या तो सरकार से सवाल पूछने हैं या अच्छी नॉलेज और सही चीज़ें बतानी है, सिखानी है, वो कौन बताएगा? आप पोजीशन में हैं, आपको बतानी पड़ेंगी। और अगर आप नहीं बताना चाहते, चलिए भी मैं एक बार को मान लेता हूँ, तो कम से कम झूठ तो मत फैलाइए, कम से कम गलत चीज़ें तो मत बताइए, गलत रास्ते तो मत दिखाइए। और अंत में मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि अपने सबसे बड़े दुश्मन तुम खुद हो। तुम अपने भविष्य की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो, बैठे हुए हो, कभी उंगली उठा देते हो समाज की तरफ, कभी उंगली उठा देते हो पेरेंट्स की तरफ, कभी उंगली उठा देते हो सरकारों की तरफ। वो रोजगार के साधन नहीं बना रहे हैं, वो स्कूलों में एजुकेशन अच्छी नहीं मिलती है, वो टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, अरे वाह वहाँ तो मीडिया तो हमारी बातें सुनता ही नहीं है, ये सारी बातें कर रहे हो। बातें जायज़ हो सकती हैं, लेकिन इससे बदलाव नहीं आने वाला है। अंत में तुम्हारा भविष्य है, फ्यूचर तुम्हारा खराब हो रहा है, और उसके लिए लड़ाई भी तुमको ही लड़नी पड़ेगी। वहाँ पूरा का पूरा बिजनेस वर्ल्ड, पॉलिटिशियंस, मीडिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तुम्हारे भविष्य की पकौड़ी तल के खा रहे हैं, और तुम बैठे हुए हो यहाँ पे अब्बा नहीं मानेंगे, समाज की तरफ उंगली उठा के, देश की तरफ उंगली उठा के, मीडिया की तरफ उंगली उठा के। यहाँ तुम लगे हुए हो रील्स देखने में। फिल्टर्स के थ्रू दुनिया को देखना बंद करो। ये जो चश्मा तुमने अपनी आंखों पे चढ़ाया हुआ है फिल्टर्स का, इसको उतारो, वरना भविष्य काला हो जाएगा और भविष्य अंधकार में हो जाएगा, और किसी का कुछ नहीं जाने वाला है। भविष्य तुम्हारा है। एक फिल्म में डायलॉग है, अब्बू नहीं मानेंगे। अरे अब्बू माने ना माने, भविष्य तो तुम्हारा है ना भाई। जवानी का क्या मतलब होता है? जवानी में आप सपने देखते हैं, आप कुछ बड़ा करने के सपने देखते हैं, और उन सपनों के लिए आप लड़ते हैं, आप झगड़ते हैं, आप दौड़ते हैं, आप उड़ते हैं। भगत सिंह की माँ ने उनको बोला था कि तुम शादी कर लो, क्योंकि बहू ले आओ, तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है। भगत सिंह ने अपनी माँ की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मैं अपना जो कर्तव्य देश के लिए है मैं उसको पूरा करूंगा, और वो लड़े, और लड़के फांसी पे भी चढ़ गए। युवा होने का क्या मतलब है? युवा होने का मतलब यही है कि आप अपनी सोच इंडिपेंडेंट बनाएं, आप अपने आप को मजबूत बनाएं, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, और वो मजबूती जो है वो आप अपने लिए तो इस्तेमाल करें ही करें, आप समाज के लिए, देश के लिए भी इस्तेमाल करें। और अंत में एक बात मैं बिल्कुल ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रोफेशन में कोई भी अच्छा आदमी बचा नहीं हुआ, कोई भी अच्छा इंसान बचा नहीं हुआ है। चाहे पेरेंट्स हों, या सरकार हो, या फिर मीडिया हो, या फिर टीचर्स हों, या इन्फ्लुएंसर्स हो, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनकी मानसिकता, जिनका इंटेंशंस अच्छे हैं, और वो मेहनत कर रहे हैं। तभी समाज चल भी रहा है, तभी हम यहाँ पे इस तरह खड़े होकर बातें भी कर रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है, जो धर्म अपना फॉलो नहीं कर रहा है, और उन लोगों को मैं युवाओं का, समाज का, आने वाली पीढ़ी का दुश्मन कहता हूँ। लड़ाई इनके खिलाफ लड़नी है, लड़ाई इन लोगों से आपको लड़नी है, अपने भविष्य के लिए लड़नी है।